नाम तो सुना होगा। When Rahul meets his friend Anjali, then both they meet, they decide to live together as a couple without getting into marriage with each other. ये रिश्ता क्या कहलाता है? और उनका जो रिश्ते का बेसिस है वो क्या है? उनका रिश्ते का बेसिस है अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि जहां राज और राहुल या अंजलि या सिमरन या अन्य कोई बाइसेक्सुअल या कोई ट्रांसजेंडर्स दोनों साथ में रहने का डिसाइड करते हैं विदाउट गेटिंग इनटू मैरिज, तो वो रिश्ता क्या कहलाता है? उस रिश्ते को क्या कहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। डियर फ्रेंड्स, I welcome you all to my YouTube channel, Law Simplified with Shashi Shekhawat Advocate. Friends, in this video we shall be discussing about a very new concept which is called live-in relationship. ये concept basically जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी के most of the people think कि against है, और ये जो concept है ये हमारी सोसाइटी के लिए एक फॉरेन concept है, वेस्टर्न कल्चर का concept है। नो डाउट हम लोग और हमारी सोसाइटी जो है वो दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर। तो ये जो कंसेप्ट जो आया है वो हमारी अभी इंडियन सोसाइटी के अंदर हाई क्लास एलिट क्लास सोसाइटी के अंदर आया है, और ये मैक्सिमम अभी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनके अंदर अभी ये नया नया आया फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, 15-20 और लिटिल मोर। ये जो कंसेप्ट है बेसिकली ये कहता है कि दो व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति, मेल फीमेल या मेल मेल फीमेल फीमेल साथ में रहते बिना शादी किए, और वो एक तरह से फैमिली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर डे बाय डे जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, नंबर्स जो है वो हाई हो रहे हैं इसके अंदर। और अब ये कंसेप्ट जो है वो मेट्रो सिटीज से निकल के स्मॉल सिटीज और इवन टुवर्ड्स रूरल एरियाज आल्सो गोइंग ऑन। तो बेसिकली अब हम ये समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट जो है वो ये है क्या, कहता क्या है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि जब दो एडल्ट व्यक्ति अपनी मर्जी से म्यूचुअली एग्रीमेंट करते हुए और साथ रहने का डिसाइड करते हैं, और ये जो है वो फॉर द रिलेशनशिप इज फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या जो है वो फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑल्सो, ये दोनों पर्पज के लिए हो सकती है। अब जैसे हमने देखा कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको हम कई नामों से जान सकते हैं। जैसे हम इसको कहते हैं वॉक इन एंड वॉक आउट एग्रीमेंट, या फिर हम इसको एक कंपेनियनशिप एग्रीमेंट के नाम से भी जान सकते हैं, कोहैबिटेशन एग्रीमेंट भी कहते हैं इसके। तो ये एग्रीमेंट क्या बेसिकली दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड और दूसरे प्रकार का जो कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल में तो हम जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे राहुल और अंजलि दोनों अनमैरिड है, दोनों साथ में रहते हैं, और उसके बाद में जब ये साथ रहते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है तो उनके पास जो ऑप्शंस रहते हैं वो ये रहते हैं कि वो या तो म्यूचुअली सेपरेट हो जाएं, नो प्रॉब्लम, या और ऐसे उसी तरह से इस कंपेनियनशिप में कंटिन्यू करे रहना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर वो आगे जाके शादी भी करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों अनमैरिड है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी ये कंपेनियनशिप है इसको भी हम फर्दर अगर डिवाइड करें तो जैसे हम लेते हैं कि एक अगर कंपेनियनशिप में अगर एनी वन ऑफ द पार्टनर इज मैरिड, तो उस केस में उनके पास ऑप्शंस क्या रहते हैं। अगर वो वैसे कंटिन्यू करते हैं तो कर सकते हैं, सेपरेट होना चाहे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो शादी करना चाहें आगे तो क्या कर सकेंगे, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि वो पहले एक बंदा है जो कंपेनियन है वो मैरिड है या अनमैरिड है वट एवर, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि हमारे एक एडल्ट्री का ऑफेंस हो जाता है। ऑल्दो ये ऑफेंस जो है वो 497 एडल्ट्री जो है अब एब्रोगेट कर दिया गया है, अब नाउ इट इज नो मोर एन ऑफेंस, लेकिन जो है वो एडल्ट्री जो है वो स्टिल इज द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। तो वो जो मैरिज का जो अदर एग्रीड कंपेनियन है, आपका ऑलरेडी जो पार्टनर है, उसके पास ये राइट रहता है कि वो इस बेसिस के ऊपर, आपके इस एक्ट के ऊपर, इस कंपेनियनशिप के जो एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे आपसे डिवोर्स ले सकता है। तो अगर वो डिवोर्स ले लेता फिर आप मैरिज कर लेते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो डिवोर्स नहीं लेता तो कॉम्प्लिकेशन ये आ जाती है कि ये जो राज और सिमरन जहाँ यहाँ है वो ये आपस में शादी नहीं कर सकते, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है।
दूसरा ये कि अब हम जो एक और जो जैसे हमने वो दोस्ताना कपल की बात की थी, राज और राहुल या अंजलि या सिमरन, अगर ये आपस में कंटिन्यू करते हैं कंपेनियनशिप और फर्दर जाके अगर वो ये शादी वगैरह करना चाहें, तो यहाँ पे अब देखिए जैसे हमने पहले जो उसमें कहा था कि राहुल और अंजलि की जो बेसिस ऑफ कंपेनियनशिप था वो था कि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, और चाहे राज और सिमरन राज और राहुल का जो कंपेनियनशिप है उसका बेसिस है कि सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. Nowadays this is happening, this is very common, और this is also the basis of this our discussion also. तो उस केस में कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि अगर वो कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेट होता है तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अगर वो शादी करना चाहे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि अभी हमारे यहाँ सेम सेक्स में मैरिजेस जो हैं वो अभी वैलिड नहीं है. अभी माने कि कुछ मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन इनके बारे में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो डिक्लेयर करे कि ये इस तरह की शादियाँ की जा सकती हैं और ये वैलिड है. तो अब सिचुएशन ये आती है कि जब हम इस तरह की कंपेनियनशिप में इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है कि बेसिकली कोई भी चीज़ जो होती है जो आपको बहुत इजीली मिल जाती है तो उसके जो है वो रिपरकशंस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. तो सुविधा जो है वो अपने साथ काफ़ी सारी दुविधाएं भी लाती हैं. कॉम्प्लिकेशंस जो लाती हैं वो किस तरह की हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जैसे साथ कंपेनियनशिप में रहते हुए, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए आपके अगर आपने बच्चे प्रोक्रिएट किए हैं या अडॉप्ट किए हैं तो उन बच्चों की जो आगे जो है जाके लेजिटिमेसी क्या होगी कि या उनकी जो एजुकेशन वगैरह जो है उस पर जहाँ जो उस पर प्रूफ चाहिए होता है पेरेंट्स का, तो वहाँ पे आप क्या सबमिट करेंगे, या उनकी जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है वो किस तरह से होगा. तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इसमें. और जो हमारी फैमिली है उसका बेसिस जो होता है वो होता है मैरिज. तो हम जब मैरिज करके एक कपल आता है वो जब साथ में रहते हैं और जो है उससे उनकी फैमिली बनती है, फैमिली से सोसाइटी बनती है. तो उसमें क्या होता है कि पहले हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज बनी, हम दो हमारे दो, और उसके नाउअडेज जो है आजकल है डिंग फैमिलीज, डबल इनकम नो किड्स. तो ये जो कंपेनियनशिप या लिव इन रिलेशनशिप है ये बेसिकली जो इसका जो फॉर्मेट है वो ये डिंग फैमिलीज वाला ही फॉर्मेट है. इसमें लोग क्या है कि इन कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहते हैं और वो साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. तो लेकिन अगर जहाँ तक लाइफ स्पेंड करते हैं और अगर कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आता तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो हम क्या है कि डेमोक्रेसी में रहते हैं. डेमोक्रेसी में क्या हो कि लॉ जो होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, लॉ सबको गवर्न करता है. लॉ ही हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है. तो इसके बारे में चूंकि कोई इफेक्टिव लॉ नहीं है, और यहाँ चूंकि हमारा जो अभी तक जो फैमिलीज का जो बेसिस रहा है वो मैरिज रहा है, और ये मैरिज का हमारे यहाँ अब तक कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है. मैरिज हमारे यहाँ अभी भी जो है सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन है. हर धर्म के एक अपने अपने मैरिज लॉज हैं. तो वो लेकिन जो जितने भी मैरिज लॉज हैं उनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं कि उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं. वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है. जैसे आपकी एक एज एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाद में आपकी कंसेंट एक क्राइटेरिया होती है, फिर आप सेपेंडाज नहीं हो सकते, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं हो सकते. सेपेंडाज का मतलब होता है कि कोई कॉमन एंसेस्टर आप लड़के और लड़की के बीच में कॉमन नहीं होना चाहिए. प्रोहिबिटेड डिग्रीज में होती है कि कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो आपस में शादियाँ नहीं कर सकते, जैसे भाई बहन है या उनके बच्चे हैं या कजिन्स हैं, अंकल और नीस है या आंटी और नेफ्यू वगैरह, इस तरह के और भी कई रिलेशन है वो आपस में शादी. तो ये कंडीशन रहती है कि आप इनमें नहीं कर सकते. और अब चूंकि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो एक नया कंसेप्ट है, उसके बारे में भी लॉ नहीं है. और चूंकि ये जो कंसेप्ट है ये वेरी सिमिलर टू मैरिज, क्योंकि हम देखेंगे आगे कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है. तो इसके अंदर जो कंडीशंस जो हम अप्लाई करना चाहेंगे वो भी वो मैरिजेस वाली तो बेसिक आएंगी. लॉ नहीं है लेकिन कॉमन सेंस तो है. तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जो कंडीशंस जो यहाँ हैं मैरिजेस के लिए हैं वो लिव इन रिलेशंस के लिए भी कुछ हद तक अप्लाई करेंगे. तो जैसे कि हमने अभी वो देखा कि अगर वो राज और सिमरन शादी करते हैं तो उनके बीच में वो इस तरह की नहीं आती, क्योंकि वो एडल्ट हैं, वो अनमैरिड भी हैं, और जैसे कि शादी के लिए अगर कोई लिविंग स्पाउस है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते. या अगर आपकी मैरिज के अंदर जैसे मान लो कि ऑलरेडी एक मैरिड कपल है तो
वो उस दूसरे मैरिड कपल के साथ अगर करता है तो उसको एक ऑफेंस भी बनाया गया था वगैरह वगैरह। तो इन कंडीशंस का हमें इस लिव इन रिलेशनशिप की जो हमारी रिलेशनशिप है इसके अंदर भी बेसिकली ध्यान रखना है। तो शादी करने के लिए क्या आपका बैचलर होना, अनमेरिड होना या डिवोर्सी होना भी एक कंडीशन है। तो ये जो अब मैरिज जो है वो भी इन मोस्ट ऑफ द मैरिज लॉज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्ट हिंदू मैरिज एक्ट के। हिंदू मैरिज एक्ट में जो मैरिजेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सेक्रामेंट है। वहाँ वो 7 जन्मों का बंधन होता है। वो अब चूंकि वो डिवोर्स का इंट्रोड्यूस किए जाने से वो कंसेप्ट तो खत्म हो गया, लेकिन सेक्रामेंट आज भी हिंदू मैरिजेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ या और जो भी लॉ है इनके अंदर बेसिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने की कुछ कंडीशंस होती है। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों पार्टीज जो हैं वो एडल्ट होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, उनका लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कंपेनियनशिप का ऑब्जेक्ट है साथ में रहना, और आगे अगर आप जो भी है कि प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड है या वो सब है, तो ये हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए आगे अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो, ऑब्जेक्ट हमारा जो वो लॉफुल ही बना रहे, और जो भी कोई डिस्प्यूट्स अगर अराइज होती है तो उनका लिए एक सॉल्यूशन, एक प्लेटफॉर्म आपको मिलना चाहिए जहाँ पे आप उनको रिजोल्व कर सकते हैं। तो क्या वो प्लेटफॉर्म हमारे पास इन लिव इन रिलेशनशिप कंपेनियंस के पास अवेलेबल है? ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये इसमें अब लिव इन रिलेशनशिप में ये दोनों चीज़ें हैं कि मैरिज की कंडीशंस और एक कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस अगर दोनों को मिला के हम देखें तो अप्रोप्रिएट होगा। जो जो लोग ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं इस तरह से जाने के लिए, तो उनको पास क्या है कि डिसीजन तो अल्टीमेटली उन्हीं का होगा, लेकिन अगर वो डिसीजन अगर एक कॉशियस डिसीजन होता है, ये एक आफ्टर थॉट डिसीजन होता है, तो वो अप्रोप्रिएट रहता है। वो उन लोगों को ये सब चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए अपने इस एग्रीमेंट में एंटर करने से पहले। तो उससे क्या होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अब जैसे अभी एक एक्ट आया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। उस एक्ट के अंदर जो है वो एक लिमिटेड पर्पस के लिए ये जो रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है उसको यूज किया गया। उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया वहाँ पे, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन उसको यूज किया गया और लिमिटेड पर्पस है। लिमिटेड पर्पस उसका क्या है? उसमें सिर्फ ये है कि अगर कोई फीमेल पार्टनर, वो कोई भी हो सकती है, वो आपकी एक किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अगर कोई फीमेल किसी मेल के साथ रहती है, चाहे एज ए सिस्टर, मदर, वाइफ या डॉटर, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अगर वो रहती है और उसका अब्यूज हो रहा है कैसे भी, चाहे वो सेक्सुअली, वर्बली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए सेक्शन 2F के अंदर ये इस टर्म को यूज किया गया है और उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो वहाँ अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है और जो भी वो रिलीफ लेना चाहे वो वहाँ पे होती है, उसका एक प्रेस्क्राइब प्रोसीजर। लेकिन ऐसा ही कोई लॉ या कोई प्रोविजन स्पेसिफिकली इस रिलेशनशिप के लिए कोई एनेक्ट नहीं किया गया है, जो कि आज की डिमांड है। अब अपन बात करते हैं कि जैसे अब सोसाइटी का इसके बारे में क्या कहना है। भाई सोसाइटी काफ़ी टाइम से, हमारी इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर जो है काफ़ी पुराना है और इसके अंदर काफ़ी ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो है वो चले आ रहे हैं। ट्रेडिशन और कस्टम्स जब एक लंबे पीरियड तक फॉलो किए जाते हैं तो वो एक रूल का और लॉ का ही जो है वो रूप अख्तियार कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ के अभी बेसिस रहता है एक कंपेनियनशिप का, मैरिज करके हम जाते हैं, और ये जो लिव इन रिलेशन है जो फॉरेन कंसेप्ट है उसके अंदर आप विदाउट मैरिजेस रह रहे हो। तो मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल इन सोसाइटी जो है वो इसके बेसिकली अगेंस्ट रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो उनके लिए ये अभी भी टैबू है, सिन है, इमोरल है। तो सोसाइटी की सोच तो देखो समय के साथ धीरे धीरे बदलेगी, जब लॉ आ जाएंगे तो बदलेंगे, और कुछ लोग हमेशा अगेंस्ट में रहेंगे और कुछ लोग जो है वो नई चीज़ें समय के साथ, द व्हील ऑफ द टाइम कीप्स ऑन मूविंग, तो उसके साथ क्या कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ लोग उन चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन कुल मिला के ये कि हमारी सोसाइटी का अभी मिक्स्ड जो रिएक्शन है इसके बारे में। और दूसरा इसमें क्या है कि अब जैसे ये जो लोग हैं, जैसे इस कंपेनियनशिप के लिए जैसे वो
होमोसेक्सुअल लोग हैं जो इस कंपेनियनशिप में जो एंटर करते हैं, तो उसमें क्या है कि बेसिकली पहले जो है कि ये जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज जो होती थी वो हमारे यहाँ सेक्शन 377 आईपीसी के तहत एक ऑफेंस हुआ करता था। तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो चाहे विद कंसेंट हो या विदाउट कंसेंट हो ऑफेंस होता था, लेकिन अब उसको क्या है कि कंसेंटेड जो इस तरह के एक्ट होती है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, और अगर अगेंस्ट कंसेंट है तो ऑब्वियसली इट इज स्टिल एन ऑफेंस। तो इस समय के साथ में ये जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे उसके अंदर, जो जुडिशरी जो है वो भी इन सब चीज़ों पे नज़र रखती है, और वो समय के साथ उस तरह के जजमेंट्स देके वो ये बताती है कि वो भी समय के साथ चलती है। लेकिन इसके लिए हमारे एक जो समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ लॉ होता है, और उसके अंदर जो है जुडिशरी सुप्रीम होती है, तो वही इन सब चीज़ों को बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब एलजीबीटीज और ये लोग जब अपनी शादी को जब डिक्रिमिनलाइज हो गया 370, तो वो चाहते थे कि हम साथ में रहें, तो हम शादी करके रहना चाहते हैं। तो कोर्ट्स ने जो है वो एक देखो तो डी वैल्यू स्वामी के जजमेंट के अंदर भी रिलेशनशिप ऑफ मैरिज और रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज को डिस्टिंग्विश किया गया है। कोर्ट ने जो है वो ये देखा कि लाइफ जो है वो आपको एक बार मिलती है, और ये आपका राइट है कि आप उसको जैसे जीना चाहो वैसे जियो। तो उन्होंने ये कहा कि ये कंपेनियनशिप है, ये जो कोहैबिटेशन है या जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब कोर्ट ने इसको तो वैलिड करार दे दिया कि आप जो है रहते हो, लेकिन कोर्ट्स जो है वो लॉ नहीं बना सकते। कोर्ट्स का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, उनकी व्याख्या करना, उनको पर्टिकुलर मामलों में अप्लाई करना। और अगर कहीं कोर्ट्स को लगता है कि कहीं लॉ बनाए जाने की जरूरत है, तो वो लेजिस्लेचर को जो है वो सजेस्ट कर सकता है कि आप इन पे लॉ बनाए। तो जैसा कि इस मैटर में भी हुआ है, कोर्ट्स ने जो है वो लेजिस्लेचर को कहा है कि आप इस बारे में कोई लॉ बनाए, क्योंकि ये जिस तरह से ग्रेजुअली ये कंसेप्ट हमारे इंडियन सोसाइटी में अडॉप्ट हो गया है और जिस तरह से ये बढ़ रहा है, ऑल्दो आई डोंट हैव एनी स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ये तो हमें पता ही है कि वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, और रिमोट एरियाज में और अर्बन से रूरल एरियाज में वो एक्सपेंड हो रहा है। तो इसलिए इट्स द नीड ऑफ द टाइम। जैसे कि हमारे अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, जैसा कि अभी मैंने बताया कि फीमेल्स को जो है वो एग्रीव्ड माना गया है, और उन ऐसी कोई फीमेल जो एग्रीव्ड है वो उनको अपने मेल पार्टनर्स के अगेंस्ट में जो है वो रिलीफ लेने के लिए एक मैकेनिज्म दिया गया है। अब ये होता क्या कि इसमें जैसे हमने देखा लिव इन रिलेशनशिप में जो फीमेल पार्टनर है, शी इज अकिन टू वाइफ बट नॉट इक्वलेंट टू वाइफ, मतलब वो पत्नी जैसी तो होती है लेकिन वो पत्नी के बराबर नहीं होती। और लॉ में भी ये हमारे और जो लॉज है उसमें भी हमने देखा है कि किसी भी रिलेशनशिप में जनरली जो है वो फीमेल पार्टनर जो है वो विक्टिम्स रहती है, अगर जब कभी भी अब्यूज होता है बेसिकली, तो उन्हीं के फेवर में लॉ बनाया गया, जो विक्टिम होगा उसके फेवर के लॉ होंगे। तो अर्लियर क्या होता है कि औरतें जो है हमारी वो डिपेंडेंट होती थी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली ऑल्सो, तो वो क्या हम हमेशा अपने मेल पार्टनर पर डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन नाउ डे जो है वो जो फीमेल जो है वो इंडिपेंडेंट हुई है, हर फील्ड के अंदर इंडिपेंडेंट हुई है, तो अब वो ये कॉन्शियस डिसीजन ले सकती है कि मुझे शादी करनी है, मुझे कंपेनियनशिप में रहना है, ये उसका वो है। तो इससे एक बात तो ये अच्छी है कि ये बेसिकली ये जो कंपेनियनशिप वगैरह या जो वॉक इन वॉक आउट जो रिलेशनशिप बोलते हैं, इसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट जो फीमेल्स होती हैं वही एंटर करती है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम, जैसे हमने कहा, जैसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, जब कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से जब आप आगे बढ़ते हो और जब या तो आप शादी करने जाते हो तो वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या आप जैसे अगर सेम सेक्स मैरिज करना चाहते हो तो अभी वैलिड नहीं है, कुछ रिकॉग्नाइज की गई है लेकिन वैलिड नहीं है अभी भी, तो उस केसेस में प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम आती है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की आ जाती है, इनहेरिटेंस वगैरह की आती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये इस तरह के कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं सेक्शन 16 जो है उसमें वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में बताया। तो ये जो वॉइड मैरिजेस होती हैं, वॉइड मैरिजेस मतलब नल एंड वॉइड मैरिज, दोज मैरिजेस विच आर नॉन इन द आई ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोई बेसिक कंडीशंस है उसकी, जैसे प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर अगर किसी ने शादी कर ली तो वो शादी कोई शादी नहीं है। तो वैसे ही जो एक वॉइडेबल मैरिज होती है जिसके अंदर एक जो उसकी मैंडेटरी कंडीशन है, उसको अगर
फुलफिल नहीं किया गया, तो वन ऑफ द पार्टनर के पास ये राइट रहता है कि उस मैरिज को या तो वो विशिएट करा ले, और अगर उस कंडीशन को वो इग्नोर कर देता है तो वो शादी वैलिड हो जाती है। तो ये जो कंपेनियनशिप का जो कंसेप्ट है वो भी कुछ कुछ इसी तरह का है कि वो वर्डेबल मैरिज है या वर्ड मैरिज के तहत ही वो उनका एक कंपेनियनशिप हो रखा है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं वहाँ तक तो, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे जो कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ की एक सख्त आवश्यकता है। अब लॉ की आवश्यकता तो लॉ कौन बनाएगा? लॉ जो है वो लेजिस्लेचर बनाता है। लेजिस्लेचर मतलब मोटा मोटा अगर हम समझे तो गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल होती है। तो लोगों ने जो है वो एलजीबीटी वाले हों या इस तरह के कंपेनियनशिप वाले लोग हों, जो है वो उन्होंने एजिटेशन किया, प्रोटेस्ट किया, और वो चाहते हैं कि एक लॉ बनाया जाए, और जुडिशरी ने भी ये लेजिस्लेचर को इंडिकेट किया कि आप इस बारे में लॉ बनाए। तो अब ये लेजिस्लेचर के ऊपर है कि वो उस पर कब लॉ लेके आता है। अब लेजिस्लेचर के साथ भी एक समस्या ये आ रही है कि ये जो कंपेनियनशिप का जो ट्रेंड चल रहा है अभी, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है वो एंटर तो इजीली कर जाते हैं और फिर वॉकआउट भी कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या है कि फीमेल पार्टनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उसकी विक्टिम होती है, और वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से या कुछ जो नेचुरल जो गिफ्टेड है या जो भी है उसकी वजह से वो सफ़र करती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर इसमें लॉ बनाते हैं तो एक जो दूसरे लॉ जो हमारे मैरिजेस के लॉ हैं वो इन्फ्रिंज होते हैं, वॉयलेट होते हैं, वो हेड ऑन हेड एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप कंपेनियनशिप में एक मैरिड पर्सन एक अनमैरिड के साथ या दोनों मैरिड रह रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी और से भी मैरिड है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने में एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम आ रही है कि इसको कैसे रिजोल्व किया जाए। तो इस तरह, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट्स के पास अपनी एजेंसीज होती हैं, अपने फीडबैक्स होते हैं, लोगों से सजेशंस लेते हैं, उसके बाद में लेके वो इसको बनाएंगे, या तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट भी इसके बारे में वो कोई एक लॉ बना के देगी, जिससे जो भी इस तरह की कंपेनियनशिप में एंटर कर रहे हैं तो उनका जो फ्यूचर है, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, उनको एक सोल्यूशन मिल सके। तो कुल मिला के बात अब ये हुई कि इस तरह की रिलेशनशिप में जो भी लोग एंटर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए कि उसमें क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, और उस तरह से उस एग्रीमेंट को बनवाएं, और जहाँ तक हो सके एक लीगल एडवाइस लें। लीगल एडवाइस लेके और इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए ये एग्रीमेंट आप वर्बल भी कर सकते हैं और इन राइटिंग भी कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप इनको इन राइटिंग में कर लें, और इसको कंटिन्यू करते हुए ये सारी चीज़ें, तो उसमें अल्टीमेटली क्या डिसीजन आपका हर मामले में आप ही का रहता है। लेकिन जब इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो ये कैलकुलेटेड रिस्क वाला डिसीजन होता है। आप क्या है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए आप इस तरह के कंपेनियनशिप में एंटर कर रहे हैं, लेकिन आप मोर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब आपको ये पता होगा कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, और उनका एडवांस में आपके पास एक सोल्यूशन हो और एक प्लेटफॉर्म हो आपके पास इस सब के लिए। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिए प्लीज। एंड dear friends, feel free to contact me if you have any questions or queries regarding this topic. And do share and like my video, and also do not forget to subscribe my channel. Thank you.